StudyRocket.com. यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी। तो फोर्स तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो किसी भी तरह के पुश या पुल को हम लोग फोर्स कहते हैं, जिसमें हम लोग एनर्जी लगाते हैं, उसके बदले कुछ ना कुछ इफेक्ट हम लोग को देखने मिलता है। आइदर ऑन द ऑब्जेक्ट वी आर यूज अप्लाइंग दैट फोर्स, और हमारे ऊपर ही वो इफेक्ट दिखता है। जैसे कि हम लोग पेड़ को धक्का देते हैं तो फिर उस पेड़ में कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें पसीना आता है, वो इफेक्ट है। हम लोग थकते हैं, वो इफेक्ट है फोर्स का। और फोर्स जो है वो न्यूटन में मापा जाता है। फोर्स कैसा यूनिट न्यूटन है। न्यूटन का वैल्यू होता है कि न्यूटन को सॉरी फोर्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स दो तरह के हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स वो है जब मान लो दो तरफ से फोर्स लग रहा है, और यू कैन से एक तरफ फोर्स अगर हम लोग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग को पता है फ्रिक्शन की वजह से उस हम लोग के ऊपर भी उल्टा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। तो फोर्स जब तक इक्वल है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन में है जब तक ऑब्जेक्ट, तब तक जो है वो बैलेंस फोर्स है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट में और फिर हमारे जो है उन हम दोनों का जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। हाँ, जैसे कि आप इस केस में देखो, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में जो ये जो रोप खींचने का हो रहा है कंपटीशन, इसमें देखो 300 न्यूटन 300 न्यूटन दोनों साइड लग रहा है। अब दोनों एक प्लस, मान लो हम लोग एक राइट वाले डायरेक्शन को मान ले, तो हम लोग के लिए राइट वाला डायरेक्शन 300 न्यूटन प्लस में हो जाएगा, और 300 न्यूटन जो दूसरी तरफ लग रहा है वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों को हम लोग ऐड करें तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब कि जो एक्सटर्नल जिसकी जो फोर्स बचा, जिसकी वजह से इफेक्ट होना था, वो ज़ीरो है। मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा हम लोग को ऐसे ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि ये लोग जो खींच रहे हैं, ये लोग ऐसे खींचते रह जाएंगे, लेकिन कोई टीम गिर नहीं पाएगी, कोई टीम दूसरी हारेगी नहीं। वही देखो दूसरे केस में जो है, पहली वाली टीम जो है, जो रेड कलर की और का एक लड़का टी शर्ट पहना है और एक ब्लू कलर का पहना है, तो वो वाली टीम जीत रही, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाई, और दूसरे तरफ वालों का फोर्स कम है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये लोग अपनी तरफ ऑब्जेक्ट में, मतलब कि चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट में। ऐसे ही केस में देख लो, हम लोग किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो फिर वो आगे बढ़ती है। जैसे हम लोग ने बेंच को खींचा, तो अपनी जगह से पोजीशन से हट रही है, हिल रही है, तो फिर उस केस में जो है वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का फोर्स जो है वो इक्वल नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देगा, कोई ना कोई हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, अब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देख लो। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन रख रहे हैं। ओके, एक इंक्लाइंड प्लेन है। देखो रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका कुछ हाइट है। ये बॉल अभी किसी हाइट पर है, यहाँ पे मान लो हम लोग इस हाइट को मान लेते हैं h। ओके, तो ये इससे इस हाइट के साथ नीचे गिरी है। और इसमें एक और चीज़, इस जो इंक्लाइंड सरफेस जो है इसमें फ्रिक्शन नहीं है। इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं है, बाकी किसी तरह का फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, समझ लिए। वैसे इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, चलो आप लोग के लिए क्वेश्चन, मेरे को भी नहीं समझ में आया, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो मेरे को बता देना, बहुतों को मैं भी पता हो। तो मुझे एक बात पूछनी थी, इस केस में हम लोग को लेके चलना था कि फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन ये केस तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तभी नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तब तो फ्रिक्शन हर केस में लगना ही लगना है। पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि फ्रिक्शन बिल्कुल लगे ही ना। आप ये पॉसिबल नहीं है, अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तब तो फ्रिक्शन लगना ही चाहिए।
ये आपके लिए क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन इसमें नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है। तो अब नीचे गिर के एक दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ रहा है। मान लो ये पहला वाला केस, तो इस वाले इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ा, ये बिल्कुल सेम हाइट पर आ गया, बिल्कुल सेम हाइट पर आ गया, मतलब कि ये हर केस में एकदम सेम हाइट पर आने की कोशिश करेगा। उसी तरह दूसरे केस में हमने इसका एंगल बढ़ा दिया, लेकिन इस केस में इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें डिस्टेंस ट्रैवल का इसका कोई मतलब नहीं है, इसे मतलब है वो हाइट अटेन करना। ओके, वहीं अब देखो, और ऐसे ही करते करते हमने बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिया, सरफेस बिल्कुल प्लेन कर दिया, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो ये ट्रैवल करता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, जब तक इसको वो हाइट अटेन नहीं हो जाएगी ये ट्रैवल करता ही रहेगा। ओके, अनटिल और अनलेस हम लोग इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगाएं तब तक ये नहीं रुकेगा। तो इसी से हम लोग को निकलता है, और जो इसमें मोशन जो है ना, न्यूटन के तीन लॉ ऑफ मोशन है, तो हम लोग बारी बारी उन्हें पढ़ते हैं। तो पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, अरे मैंने एक गड़बड़ कर दी, हाँ पहला मोमेंटम है, आई मीन पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग धक्का देते हैं उसकी जो टेंडेंसी है अपने रेस्ट के स्टेट में रहने की या फिर मोशन के स्टेट में रहने की, उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। जैसे कोई बॉक्स है, बहुत ज़्यादा भारी बॉक्स है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, बोला हम काहे हटे रेस्ट से, क्यों हटे हम रेस्ट से, हम लोग इसलिए उस पर फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग उस पर फोर्स लगाते हो नहीं हिलता, मतलब कि उसका हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं वो उसके इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए बहुत कम है। अभी हम लोग को और फोर्स लगाना पड़ता है, जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते तो वो अपनी जगह से हिलता, मतलब कि हमने उसके फोर्स ऑफ इनर्शिया को ओवरकम कर दिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैसे होता है, लेकिन इसमें इस केस में मतलब कि इनर्शिया जो है ना, किसी भी और बॉडी का टेंडेंसी ही होता है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में ही रहे, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है। तो उसी टेंडेंसी की उसकी टेंडेंसी ये एक ही स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी वो कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि इनर्शिया उसका इनर्शिया हाई है कि लो है। अब ये बात हम लोग ये बात डिपेंड करेगी मास पर भी। इनर्शिया और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इसलिए कि क्योंकि कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो हम लोग को उसे धक्का देने के लिए, उसका स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज करने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कि अल्टीमेटली इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इसलिए इनर्शिया और मास दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं कोई मूविंग बॉडी तो हम लोग इतनी आसानी से, ये थोड़ी है ट्रेन आ रही है हाथ मारा रोक दिए भाई हल्क हो गया, मजाक थोड़ी हो रहा है। तो हम लोग को उसमें फोर्स लगाने पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। तो उस केस में क्योंकि ट्रेन का बहुत ज़्यादा मास है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूँ, मैं क्यों रुकूँ। तो इसलिए हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन अगर फोर्स कम है तो हम लोग को उड़ा के चली जाएगी। हम लोग पढ़ लेते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या है ना, कि मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आता है वो होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम के बारे में एक चीज़ जान लो, मोमेंटम का सबसे पहले ऐसा मोमेंटम का पहले यूनिट जान लो। तो मोमेंटम का यूनिट है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब देखो याद रखना, मास इंटू वेलोसिटी, मास का ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया तुम लोग, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया तुम लोग का मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, और मोमेंटम हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ओके, फोर्स को एफ से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब देखो मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम जब भी मोमेंटम मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मोमेंटम अचानक से जो चेंज हो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ना, मान लो कि उसका मोमेंटम मान लो कि 5 था, कोई यूनिट मान लो, मीटर पर सेकेंड मत छोड़, केजी मीटर पर सेकेंड हटाओ, मान लो 5 था, कोई यूनिट है 5, वो डायरेक्ट अचानक से 5 से 50 चला गया, उसका मोमेंटम चेंज हुआ, बहुत जल्दी चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा कम टाइम में, मान लो कि 1 सेकंड में उसने मोमेंटम को बहुत ज़्यादा अपना चेंज कर लिया, 10 गुना बढ़ा दिया।
तो इस केस में फोर्स बहुत ज़्यादा है। जो अब जब वो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर टकराया होगा और जिसकी वजह से फोर्स लगा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई क्रिकेटर जो है किसी बॉल को रोकता है, ठीक है, तो अगर वो अचानक से बॉल आ रही है उसकी तरफ हाथ मारेगा ना, उसका हाथ भी टूट सकता है, इतना ज़्यादा फोर्स होता है क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत हाई है। एक तो कितना खतरनाक बॉल होता है ये बात मैं मेरे को तो ये ड्यूस बॉल पता नहीं कौन सी बॉल बोलते हैं, वो लाल कलर की जो हार्ड वाली होती है उसको तो देख के डर लगता है। मेरे मुंह पे लगी थी, मेरा मुंह पूरा 2 महीने के लिए सूज गया था। तो एक तो उसका मास बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रहता है, ऊपर से गजब की स्पीड से आती है। तो सोचो इसका मोमेंटम कितना ज़्यादा हाई होगा, और अचानक से बताओ, खुद सोचो, उसको अचानक से उस कैचर को जो भी कैच कर रहा है उसे अचानक से उसकी वेलोसिटी को उसको ज़ीरो करना है, सॉरी मोमेंटम को ज़ीरो करना है। क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा तभी तो रेस्ट पे आएगी, और वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो गया तब तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा ना, मतलब कि इतना ज़्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम करेगा तो इसके हाथ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता ताकि वो जो मोमेंटम को जो मोमेंटम जितनी देर में चेंज हो रहा है ना उसका टाइम बढ़ जाए, ताकि उस पर उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा फोर्स ना लग पाए। हाथ जितना ज़्यादा फोर्स लगता उससे तो कम ही फोर्स लगेगा। अब ये कैसे होता है देखो, मोमेंटम क्या क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मान लो कि इनिशियली कोई मोमेंटम है उसका, हम लोग P1 और P2 मान लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम P2। अब इनिशियल मोमेंटम में मतलब कि वेलोसिटी को हम लोग u मानेंगे, फाइनल में v मानेंगे, तो तो P1 का वैल्यू हो जाएगा m u1 और P2 का वैल्यू हो जाएगा m v1 सॉरी। तो अब रेट ऑफ चेंज हम लोग चेंज निकालेंगे तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो m v1 माइनस m u1 मतलब कि m जो है वो कॉमन निकल जाएगा, m इंटू होल ब्रैकेट v1 माइनस u1। ओके, जब ये ब्रैकेट क्लोज होगा, वैसे 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, mv भी लगाओगे तो भी सही है, 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं तो भी चलेगा, 1 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। बस P1 P2 रखना ताकि पता चले इनिशियल कौन सा है फाइनल कौन सा है। तो इस केस में देखो, अब हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो रेट में हमेशा टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे। m इंटू वी माइनस यू बाई टी, कहीं सुना है v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन याद है कि भूल गए, एक्सेलरेशन है। तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी में v माइनस यू बाई टी एक साइड निकल गया, वो बन गया एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए हो जाएगा, वो हो गया निकल गया फोर्स, m इंटू ए मतलब होता है फोर्स। तो इससे हम लोग को पता चल गया मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यू कैन से इक्वल टू फोर्स। मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट फोर्स। अब हम लोग इसको कैसे निकालते, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो निकल गया, तो एम ए इज इक्वल, सॉरी एम ए बोल रहे, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, अभी जो एम ए जो है इसमें हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, जो जिसको हम लोग को लगाने की वजह से के एम ए इज इक्वल्स टू फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग इसमें लेके चलते हैं, के एक कांस्टेंट है तो के को हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं 1, तो इसलिए हम लोग का निकल जाता है मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। अब न्यूटन का, अरे ये सेकंड लॉ था, ये जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा वो सेकंड लॉ था, हम लोग पढ़ लेते थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन करोगे उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तुमने गलत काम किया तुमको पिटाई पड़ेगी। अरे ऐसा मत सोचो यार, देखो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देखो इसका ये हुआ कि अगर हम लोग कोई फोर्स लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसका रिएक्शन सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पर नहीं हम लोग पर भी दिखेगा। जैसे कि नहीं ऐसा
कुछ मत समझो, मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग मान लो कि एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में हम पर भी फोर्स लगता है। जैसे कि हम लोग बोट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हम लोग तो फोर्स हम लोग तो आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बोट जिस पर से हम लोग उतरते हैं वो तो पीछे जाती है। हम लोग फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, बोट पीछे जा रही है। ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ। रिएक्शन जो है वो एक्शन उसके बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब कि कोई फोर्स लगाया हमने तो उसका अपोजिट रिएक्शन क्या होगा, वो फोर्स तो मान लो एफ फोर्स हमने लगाया तो माइनस एफ फोर्स हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। ओके, अब इसका आप खुद समझ लो। मान लो कि आप दीवार को धक्का दे रहे हो, तो दीवार के केस में क्या होगा ना, जैसे कि हम लोग धक्का देते दीवार को, लेकिन दीवार को तो कुछ हुआ नहीं, दीवार ने हम पर रिएक्शन फोर्स नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया, खुद बताओ। तुम्हारा पैर पीछे की तरफ नहीं फिसलता, तुम तो फोर्स आगे की तरफ लगा रहे, तुम्हारा पैर पीछे की तरफ क्यों फिसलता है? वो उसका रिएक्शन फोर्स ही तो है जिसकी वजह से तुम्हारा पैर पीछे की तरफ फिसलता है, आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ फिसलता है, वही है रिएक्शन फोर्स। ओके, अब इसको एक बुलेट के केस में समझ लो। हमने एक गन से एक बुलेट फायर किया, तो फिर गन पीछे की तरफ आती है, रिकॉइल करती है, इसलिए क्योंकि जो गन से जो बुलेट फायर हुई है वो आगे की तरफ पड़ने के लिए तो फोर्स लगाएगी, लेकिन गन पर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगेगा, पीछे की तरफ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो एक्शन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकल के आए। मतलब कि मोमेंटम हम लोग कितना भी, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है, ओके, तो अगर वो दोनों आपस में टकराता है और उसके बीच में बस वही दोनों आपस में टकराया है, उसके अलावा और किसी तरह का फोर्स उस पर नहीं लगा है, तो उस केस में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। उन दोनों के सम ऑफ मोमेंटम, टोटल सम ऑफ मोमेंटम उन दोनों का सेम रहेगा। कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, मान लो कि कोई दो बॉल्स है, दो बॉल्स में दो पार्टिकल्स मान लो, एक है पार्टिकल ए है, एक है पार्टिकल बी। तो पार्टिकल ए किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पार्टिकल बी u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और फिर पार्टिकल ए का मास है m1, पार्टिकल बी का मास है m2। इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल ए का जो मास है वो ज़्यादा था, इसलिए पार्टिकल और दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, इसलिए जो है, और पार्टिकल बी आगे था और पार्टिकल ए का स्पीड ज़्यादा था, इसलिए पार्टिकल ए और पार्टिकल बी एक टाइम पर टकरा गए। इसी जब टकराए तो उन दोनों का फिर चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। तो इस केस में हम लोग को निकालना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व हुआ कि नहीं। तो हम लोग कैसे निकालें, तो देखो हम लोग चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हम लोग ले लिए, मास इज m1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1, पार्टिकल बी का m2 इंटू v2 माइनस u2। अब देखो थर्ड लॉ से क्या हम लोग को मिल जाएगा, फोर्स अप्लाइड, फोर्स ऑफ बी है, मतलब कि पार्टिकल बी और पार्टिकल ए जब आसपास में टकराए तो पार्टिकल बी पार्टिकल ए पर कुछ फोर्स लगाया होगा, और पार्टिकल ए पार्टिकल बी पर कुछ और फोर्स लगाया होगा, पार्टिकल बी ए पर कुछ और फोर्स लगाया, ए बी पर कुछ और फोर्स लगाया होगा। तो इस केस में हम लोग ले लिए कि पार्टिकल बी जो ए पर फोर्स लगाया वो हम लोग उसको पॉजिटिव ले लिए, और पार्टिकल बी जो ए पर लगाया उसको हम लोग नेगेटिव ले लिए, नहीं सॉरी, पार्टिकल ए जो पार्टिकल बी पर लगाया वो हम लोग ले लिए नेगेटिव। तो इससे हम लोग क्या निकल गया, पार्टिकल बी जो पार्टिकल ए पर फोर्स लगाया था, तो फिर से हम लोग को निकल गया m2 इंटू a2, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m2 a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2 माइनस u2, हाँ बाई टी होगा, वहाँ पे बाई टी होगा भाई, v माइनस यू बाई टी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, v माइनस यू बाई टी होता है, तो फिर v1 माइनस u1 इंटू टी मैंने गलती से डाल दिया है, देन आई एम सॉरी फॉर देट। उसके नीचे देखो आगे थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है। तो अब देखो बाद में क्या है,
छोड़ो, वो वाला बेकार हो गया शायद, मतलब बेमतलब ही मैंने डाल दिया शायद। हम्म, वो बेकार था, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। ये वाला देखो, ये वाला ज़्यादा सही लिखेगा आप लोग को। तो इसमें भी सेम सेम वही चीज़ मैंने लिखा है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हम ले, m2। यार सॉरी यार, मेरा इसमें स्लाइड में गड़बड़ हो गया गाइस। मेरा इसमें स्लाइड में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने पता नहीं उल्टा सीधा डाल दिया। मेरे से गलती हुआ कैसे, मेरे को याद नहीं है। तो इसको मैं एक बार दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग को नहीं, आप लोग को वैसे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप लोग को अगर समझ आ गया होगा तब तो छोड़ दो, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ओके, मेरे इसमें स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ है इसलिए मैं नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर चाहिए तो कमेंट लिख दो। एक भी कमेंट नहीं आया है इसलिए बोल रहा हूँ, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, प्लीज़, रियली प्लीज़ लिख दो। ओके, कमेंट बॉक्स में लिख दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो को वीडियो वीडियो के जो नीचे है आपको मिलेगा एक कमेंट जैसा ऑप्शन मिलेगा, उसमें टाइप हियर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना, लिखना, उसके बाद जो सेंड कर देना, हो गया, काम हो गया तुम्हारा। पैसा नहीं लग रहा, फ्री में हो रहा है, और फ्री का माल कोई नहीं छोड़ता, तुम लोग क्यों छोड़ रहे हो। अच्छा ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। हाँ, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रही हूँ इसलिए बोल रहा हूँ।